अभी हम पढ़ते हैं इतिहास। अभी हम पढ़ेंगे क्या? इतिहास। इतिहास इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है। अब इतिहास के पढ़ते वक्त सबसे पहले बात जो दिमाग में आती है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास हम वैसी घटनाओं को बोलते हैं जो हमारे अतीत में हो चुके हैं। ठीक है। हमारे अतीत में हुए घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। कैसे अध्ययन होना चाहिए? क्रमबद्ध होनी चाहिए, ये नहीं कि जहाँ तहाँ से। तो इतिहास में क्या होता है, अतीत के जो घटनाएं थे उन्हें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है। तो इतिहास समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद अब है एक इसका अच्छा सा डेफिनेशन भी होता है। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाले संवाद को इतिहास कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? यही कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाले संवाद को इतिहास कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब बात यह है कि इतिहास जो है एक विषय के रूप में कब उभरा, मतलब इतिहास को हम एक्चुअली में पढ़ना प्रारंभ कैसे कर दिए। ठीक है। तो इतिहास प्रारंभ होने का कोई तो एक बिंदु रहा होगा जहाँ से हम इतिहास पढ़ना शुरू किए होंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक यूनानी विद्वान है जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि हैं एक यूनानी विद्वान। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रथम प्रयास किए। इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। ये हिस्टोरिका क्या है? ये पुस्तक है किनकी? हेरोडोटस की। ठीक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से, हमने पहले पढ़ रखा है कि इतिहास को मतलब अतीत में हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। तो ये हेरोडोटस जो थे यूनानी विद्वान, इन्होंने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें चीज़ों को पहली बार क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयत्न किया, जिस कारण से हेरोडोटस को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं इतिहास का पिता? हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि देखिए इतिहास जो है इसको हम अपनी पढ़ाई करने के लिए हमें आसानी हो, इस वजह से हम इसे विभिन्न पार्ट में, मतलब जैसे कि हम बांटे हैं इसे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। इसे ऐसा ऐसा क्यों बांटे हैं? क्यों? ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। तो इस ऐसे ही एक कालखंड के आधार पे हम इतिहास को बांटते हैं। ठीक है। किस आधार पे? कालखंड के आधार पे। कालखंड के आधार पे इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कालखंड के आधार पे भी इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। पहले लिख लेते हैं इसे। कालखंड के आधार पर कितने भाग हैं? 3 भाग इतिहास के। 3 भाग होते हैं। कालखंड के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जो हम देखेंगे, पहला भाग ये हमारा है प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, यानी इसी को प्री हिस्टोरिकल एज भी कहते हैं हम। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, क्या है कि हमें इस काल के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देख लीजिए, इसमें अब इसे थोड़ा मतलब इतना डिटेल में लिखना नहीं है, बस देख लीजिए कि लिखित साक्ष्य हमें इसके क्या हुए हैं, लिखित साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः जब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, पढ़ा भी तो नहीं जा सका होगा। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है और पढ़ा भी नहीं गया है, तो इस काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जैसे कि इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल का पाषाण युग या पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल किसका उदाहरण है, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, ये मतलब कि पाषाण काल के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बात है कि हमें इस काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक स्रोत से। क्या होती है, कहाँ से होती है, पुरातात्विक स्रोत से। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य, अब यहाँ पे हमारा एक मेन चीज़ आ गया कि ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है। तो आपके मन में आने चाहिए कि ये पुरातात्विक साक्ष्य होते क्या हैं। क्या हम देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य हम उसे कहते हैं कि जो कि हमें जो प्राचीन स्थल है उसके उत्खनन से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, प्राचीन स्थलों की खुदाई, उत्खनन लिख लीजिए इसकी जगह, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, जैसे कि आप जैसे सिक्के, अभिलेख, और अस्थिपंजर इत्यादि। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या समझे कि प्राचीन स्थलों के जो उत्खनन करते हैं उससे जो वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे कि हमारे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए या अस्थिपंजर हो गए। सिक्के मतलब समझते हैं ना, सिक्के। और अभिलेख का मतलब होता है जो कोई कठोर सतह पे उकेरे गए जो चीज़ें होती है, जो लिखी जाती है। उकेर के मतलब पत्थर पे कुछ चीज़ लिखा हुआ मिल गया, कहीं पे स्तंभ पे लिखा हुआ मिल गया, ये सब क्या है, अभिलेख है। ठीक है, उसे ही अभिलेख कहते हैं। तो और उसके बाद अस्थि पंजर मतलब बहुत पुराने समय में जो जानवर जमीन के अंदर दब गए थे उसकी अस्थियाँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब एक नंबर हम पहले क्या देख लिए हैं अभी, देखिए हमने देख रखा है ये कि पाषाण काल क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्य में मिल जाता है, नहीं मिलता है, और पढ़ा भी इसे नहीं जा चुका है। और इस समय की मुख्य जानकारी के स्रोत हमारे क्या होते हैं, हमारे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है ये भी हमने सीख लिया। अब हम अपना देखते हैं दूसरा नंबर। हम जो दूसरा हमारा जो कालखंड के आधार पर जो दूसरे भाग में बांटते हैं उसे हम कहते हैं
आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसका जिस तरह से वहां पे लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, उसी प्रकार यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिल जाता है, पर इसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब उसके जो लैंग्वेज थे उसे हम डिकोड नहीं कर पाए कि उसमें क्या थे। ठीक है, तो एक तरह से इसका भी जानकारी का स्रोत हमारे लिए तब तक जब तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो ये क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य ही रहेगा इसका भी जानकारी का स्रोत। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल उम्मीद समझ में आ गया। और इसके हाँ एग्जाम्पल, जैसे उसके उदाहरण में हमने देखा पाषाण काल, तो इसके भी एग्जाम्पल तो देखने पड़ेंगे। इसके जो उदाहरण है हमारे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल, क्योंकि हड़प्पा काल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके जो है पिक्टोग्राफ्स मिले हैं हमें, पर हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, उन्होंने जो चीज़ लिखे हुए हैं वो हमें आज तक समझ ही नहीं आया, हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, ये होता है हमारा ऐतिहासिक काल। थर्ड नंबर में हमारा क्या होता है, ऐतिहासिक काल। इसका क्या होता है कि हमें इसके लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं और इसे हमने पढ़ भी लिया है। लिखित साक्ष्य मिले और इसे हम पढ़ भी लिए हैं, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में आपने सुना होगा मेगास्थनीज के बारे में, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका। उस पुस्तक से हमें मौर्य कालीन प्रशासन के बारे में ही जानकारी मिलती है, जिस वजह से हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि उस समय में जो चीज़ें लिखी गई थी हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं। इस प्रकार मौर्य काल किसके अंतर्गत आ जाता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो पहली बात मुझे ये आता लगता है कि आपको ये कालखंड के आधार पर जो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, आपको ये सारी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एक सेकंड, ये अटक गया क्या? ओके, अटका नहीं था, ये सही से यूज़ नहीं हो पा रहा था। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये एक बार देखना तो बनता है। चलिए अब हेडिंग मारिए, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, और इसमें देखेंगे क्या, सिलेबस। तो देखिए इसमें पहले जो हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जिसमें हम देखेंगे अपना प्राचीन भारतीय इतिहास में वो रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। ठीक है, दूसरा नंबर में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा था क्या, किस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखे थे, पाषाण काल को। और इसमें हम मुख्यतः फोकस जो करेंगे वो पाषाण काल के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, इसमें हम 3 तरह की चीज़ों को देखेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, ये आपको इस चैप्टर को पढ़ते वक्त तो ठीक से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा
सभ्यता। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, जिस जब हम कालखंड के आधार पर जो बांटे हैं उस आधार से ये हमारे आदि ऐतिहासिक काल में आते थे। ठीक है, तो हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चौथा चैप्टर जो देखेंगे वो होगा वैदिक सभ्यता। क्या होगा? वैदिक सभ्यता। ठीक है, और पांचवा चैप्टर जो हम देखेंगे वो होगा बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखेंगे। उसके बाद अपना छठा चैप्टर होगा महाजनपद का उदय। उसके बाद सातवां देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष। और इसके बाद हम देखेंगे अपना आठवां चैप्टर जो होगा प्राक मौर्य काल में प्राक मौर्य काल में भारत पर होने वाला भारत पर हुए विदेशी आक्रमण। यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे ईरानी एवं यूनानी आक्रमण। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ईरानी एवं यूनानी आक्रमण। उसके बाद नाइन्थ जो चैप्टर होगा वो होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। और जो 10th चैप्टर होगा हमारा वो होगा मौर्योत्तर काल। और फिर 11th जो हम देखेंगे ये होगा गुप्त वंश। और फिर हम 12वां चैप्टर देखेंगे गुप्तोत्तर काल। और उसके बाद हम देखेंगे 13वां चैप्टर, इसको हम अगले स्लाइड पर ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वंश को देखना है हमें। मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल हम देख लेंगे। और गुप्तोत्तर काल में मेनली जो हम फोकस करेंगे वो होगा वर्धन वंश के ऊपर। किसके ऊपर? वर्धन वंश के ऊपर। इसमें बहुत सारी चीज़ डिटेल में तो लिखे हैं नहीं, आगे चैप्टर पढ़ते वक्त समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्योत्तर का फिर 13 जो हमारा चैप्टर है 13 चैप्टर ये होगा हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। ये हमारा क्या होगा? दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें हम देखेंगे कौन कुछ हम देख लेते हैं कौन कौन से वंश हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे संगम वंश के विषय में। दूसरा हम देखेंगे पल्लव वंश के विषय में। थर्ड हम देखेंगे चोल वंश के विषय में। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे चालुक्य वंश के विषय में। उसके बाद हम जो देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के विषय में। उसके बाद जो हम देखेंगे वो रहेगा शंकराचार्य
शंकराचार्य के विषय में, और लास्ट 14वां जो चैप्टर होगा वो उसमें हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास की विविध फैक्ट्स देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। वैसे आज हम क्या क्या देखे हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहली बात हमने सीखा कि इतिहास हम किसे कहते हैं। हमने पहले क्या सीखा कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास में हमने पढ़ा अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाले संवाद को इतिहास कहते हैं। और इतिहास की जो एक मतलब समझने वाली डेफिनेशन थी वो ये थी कि अतीत में हुए जो घटनाएं थी उनके क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि हेरोडोटस जो यूनानी विद्वान हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका नाम से, जिसमें कि इन्होंने पहली बार ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया, जिस वजह से हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। उसके बाद हम सीखे कि कालखंड के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि हमने देखा प्रागैतिहासिक काल पहला, जिसमें हमने पहला देखा प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि लिखित साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं और इसे पढ़ा भी नहीं जा सका है इसी वजह से। तो इसमें हमने रखा था पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल को हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा। उसके बाद हमने देखा जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है हमने ये सीखने के प्रयास किए, और इसके अंतर्गत जैसे सिक्के, अभिलेख और अस्थि पंजर आते हैं, ये सब हमने जाना। उसके बाद हमने दूसरा नंबर में देखा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमने सीखा कि इसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें हम मुख्यतः पढ़ते किसको हैं, हड़प्पा काल को पढ़ते हैं। और उसके बाद हमने देखा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और क्या कहते हैं, पढ़ा भी जा चुका है इसे। और इसके अंतर्गत हम रखते हैं मौर्य काल, जैसे समय को मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब जो भी हैं उसके बाद के सारे, जिसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और इसे हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सिलेबस जाना। सिलेबस में हमने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः पाषाण काल पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद का उदय कैसे हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्राक मौर्य काल में भारत पे हुए विदेशी आक्रमण, जिसमें हम मेन फोकस करेंगे ईरानी और यूनानी आक्रमण के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य वंश। उसके बाद हम ध्यान देंगे किस पे, मौर्योत्तर काल पे। फिर हम पढ़ेंगे गुप्त वंश और फिर हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें हम मेन देखेंगे वर्धन वंश को। ठीक है, मेनली वर्धन वंश को देखेंगे। उसके बाद हमने जाना कि हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में हम देखेंगे संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश और शंकराचार्य को देखेंगे। और फाइनली हम विविध देख के अपने एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। तो आप यही ध्यान रखिएगा कि हम इसमें जो सिलेबस कवर करेंगे, सारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसमें हम बहुत ही मतलब अच्छे से कवर करेंगे इसको, मतलब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे अच्छी तरह से चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए। और जैसे कि आप ये कह सकते हैं एसएससी एग्ज़ाम या फिर कोई भी जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है एसआई का, वो आप कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। और रेलवे जैसे एग्ज़ाम, तो रेलवे जैसे एग्ज़ाम ये सारे के सारे ये सब आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये सीजीएल मेंस जो होगा उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है, और ऐसा एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं जो लिखूँगा और मैं बोलूँगा उसको आपको जो लगे मेरे बोले हुए में से कि हाँ मेरे लिए ये लिखना ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा वीडियो पॉज वगैरह करके ही। और जो मैं लिखूँगा बोर्ड पे मतलब वो तो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी होगा ही। ठीक है, वो तो लिखना ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और नोट्स बनाना एकदम मैंडेटरी है।
इसके बाद आप इसे रिवाइज करके इसे आप पूरी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने से कुछ नहीं होता है, याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद आप जैसे कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। पहले सीख लीजिए, फिर दूसरे को सिखाइए, या फिर जिस तरह से करना है आपको कीजिए, बस याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, यहाँ तक के लेक्चर सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।